हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10th की क्षितिज जो बुक रहती है उसमें चैप्टर नंबर 12 है जो कि यशपाल जी का है। और यशपाल जी की सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इनके चैप्टर की ओर जो है बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं यशपाल के। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। तो 1903 में इनका जन्म हुआ था जो कि पंजाब के फिरोजपुर में, और मृत्यु हुई थी 1976 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचना मुखर है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, वादुलिया फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात है उनके अन्य प्रमुख जो है उपन्यास हैं। ये उनके उपन्यास रहते हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो ये था यशपाल जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जिसमें हम इनके जीवन और रचनाओं के बारे में जाना। ये आप यशपाल जी का जो है यशपाल जी की तस्वीर देख सकते हैं। इस तरह के यशपाल जी थे। अब आगे चलते हम इनके चैप्टर की ओर। थोड़ी सी समरी बताई गई है। इसमें दिया गया है कि जो पाठ का जो निचोड़ है वो किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है, ये मेन इनका जो है यहाँ पे रहता है समरी। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज इनका जो चैप्टर रहता है व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलियों पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत
चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। किसने? नवाब साहब ने उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके स्वार्थ की वर्थ पर बैठकर हमने भी उनके सामने की वर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान के किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदने होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़। नवाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया। किबला शौक फरमाई। नेक्स्ट पेज है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे एक तौलिया झाड़कर सामने बिठा लिया। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर होकर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी। उन्हीं प्रत्येक भाव भागिमा और जबड़ों के सफरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना के से पल्वित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्हा शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़कर दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाई। नवाब साहब ने स्त्रीषण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर
दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेन में जो रेलगाड़ी है यहाँ पे बैठे हुए हैं नवाब साहब, और यहाँ पे खीरा भी रखा गया है। ये खीरा दिखाई दे रहा होगा आपको। और फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में फल के मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घुट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलियों से हाथ और होंठ पोंछ ली और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रही हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो ये था लखनवी अंदाज चैप्टर यशपाल जी का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन हैं।